और अब वक्त यूपी प्राइम का है। उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूती देने के लिए केंद्र सरकार के सहयोग से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 16 नेशनल हाईवे की सौगात दी है। नई दिल्ली से केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े, जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सर्किट हाउस में थे। गडकरी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश को करीब 7,500 करोड़ रुपए की लागत की 16 सड़क परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा, जितने राजमार्ग 60 साल में बने उतने 6 साल में बनकर तैयार हो गए, बनाकर हमने दिखाए हैं और आगे भी बनते रहेंगे। इस देश का कोई जनपद और कोई भूभाग आज के दिन पे ऐसा नहीं है जहां राष्ट्रीय राजमार्ग के माध्यम से विगत 6 वर्षों के दौरान गडकरी जी ने सड़क परिवहन विभाग को न पहुंचाया हो या इस विभाग के कार्यक्रमों के माध्यम से आम जनमानस को न जोड़ा हो। एक बहुत बड़ा कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ और यही प्रदेश के अंदर भी देखने को मिला। उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 से लेकर के 2014 तक जो कुल राजमार्ग बने थे, उन राजमार्गों को देखा जाए तो 65 वर्षों में जितने राजमार्ग प्रदेश के अंदर बने, उतने ही मात्र 6 वर्ष के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में, आदरणीय गडकरी जी के नेतृत्व में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने प्रदेश के अंदर बनाए हैं। मैं इसके लिए प्रदेश की जनता की ओर से माननीय गडकरी जी का, माननीय जनरल वीके सिंह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं। महत्वपूर्ण यह है कि प्रदेश के अंदर कार्य एक नई गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दिया। मुझे याद है जब माननीय गडकरी जी ने गोरखपुर के अपने पहले विजिट में वे आए थे, उन्होंने एक बाईपास निर्माण कार्य का उस समय आश्वासन दिया था। आश्वासन देने के बाद वह कार्य समय से स्वीकृत हुआ और आज पूरा होने के साथ ही गोरखपुर की ट्रैफिक की बैकबोन बनते हुए उस बाईपास के शुभारंभ का कार्य भी आज संपन्न हो रहा है। मैं इसके लिए विशेष रूप से यहां की जनता की ओर से, स्वयं गोरखपुर में मैं उपस्थित हूं, उनकी ओर से उन्हें गडकरी जी को और जनरल वीके सिंह जी को हृदय से धन्यवाद देता हूं। एक साथ प्रदेश की 16 परियोजनाएं या तो लोकार्पित हो रही हैं या उनका शिलान्यास का कार्यक्रम यहां पर आज संपन्न हो रहा है। हम सब जानते हैं कि बिना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के विकास को एक नई गति नहीं दी जा सकती है। अच्छे राजमार्ग विकास की और अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी धुरी बन सकते हैं और ये अच्छे राजमार्ग और सुदृढ़ राजमार्ग के निर्माण के साथ ही प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का जो कार्य विगत 6 वर्षों के दौरान हुआ है वह अभूतपूर्व है, अभिनंदनीय है, सराहनीय है। आज मेरठ से बुलंदशहर खंड राजमार्ग संख्या 235 का 4 लेन चौड़ीकरण, गोरखपुर बाईपास जंगलकोडिया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 24 से कालेसर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 तक का 4 लेन के निर्माण कार्य का शुभारंभ, महोबा एवं बांदा जनपद के अंतर्गत करवई से बांदा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, चित्रकूट एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत मऊ से जसरा खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 76 के चौड़ीकरण और उन्नयन का कार्य, प्रतापगढ़ एवं प्रयागराज जनपद के अंतर्गत प्रतापगढ़ से प्रयागराज बाईपास खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 96 के 4 लेन चौड़ीकरण के एवं उन्नयन का कार्य, जनपद सिद्धार्थनगर के बढ़नी से कटैया चौक खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य, बहराइच एवं श्रावस्ती जनपद के अंतर्गत बहराइच से श्रावस्ती खंड राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण एवं उन्नयन का कार्य,
कानपुर जनपद के अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 के लेवल क्रॉसिंग संख्या 79 डी सीटीओ क्रॉसिंग पर आरओबी के निर्माण का कार्य, ये कार्य लोकार्पित आज प्रदेश की जनता को जहां आज अभी संपन्न हुए हैं, वहीं साथ ही साथ महत्वपूर्ण परियोजनाओं का शिलान्यास भी आज यहां पर संपन्न हुआ है, जिसमें इटावा एवं औरैया जनपद के अंतर्गत भरथना चौक इटावा से कोदरकोट मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 91 ए के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद सोनभद्र में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 ई के मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक के मार्ग के सुदृढ़ीकरण का कार्य, सोनभद्र जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 ई के मध्य उत्तर प्रदेश बॉर्डर से शुरू होकर सोनभद्र होते हुए उत्तर प्रदेश झारखंड सीमा तक सुदृढ़ीकरण का कार्य, मिर्जापुर जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 सी के ड्रमंडगंज से हलिया मार्ग तक चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, प्रयागराज जनपद में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 135 सी के रामपुर से बड़ेरा तक मार्ग चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद गोरखपुर में सीकरीगंज और गोला के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 227 सी के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य, जनपद कुशीनगर में तमकुही राज और पडरौना के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 730 के चौड़ीकरण सुदृढ़ीकरण का कार्य, यहां पर यह कार्य शिलान्यास के संपन्न हुए। और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस अब ड्रोन के जरिए शहरवासियों की निगरानी कर रही है ताकि मास्क नहीं पहनने वालों की पहचान की जा सके। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर ड्रोन के माध्यम से कोविड नियमों की निगरानी और मास्क की निगरानी की जा रही है। तो शासन के और भारत सरकार के जो निर्देश हैं उनका अनुपालन पूर्व से ही कराया जा रहा है और समय समय पे जो माननीय उच्च न्यायालय को हम लोग कंप्लायंस भी भेजते रहे हैं और इस संबंध में पहले प्रयागराज के बारे में फिर कुछ अन्य शहरों के बारे में भी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश प्राप्त हुए हैं। संबंधित जनपदों को स्पेशली लिखा गया है तथा अन्य जनपदों को भी ये कहा गया है कि जो उच्च न्यायालय के आदेश हैं उसका अनुपालन कराएं। कुल मिलाकर ये प्रयास किया जा रहा है, जैसा कि कोर्ट की भी मंशा है, शासन की भी मंशा है कि 100% लोग मास्क का प्रयोग करें और कोविड के को फैलने से रोका जाए। साथ ही साथ ये पर्व त्यौहार शादी ब्याह इत्यादि भी अभी चल रही हैं, इसका भी ध्यान दिया जा रहा है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करके हम लोग कोविड के गाइडलाइंस का अनुपालन कराएं और ये भी सुनिश्चित कराएं कि इस तरह से किसी का भी कोई इस दौरान जिसके यहाँ कोई प्रयोजन है, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, तो उसमें किसी का हरासमेंट भी ना हो। और साथ ही साथ सभी जो निर्देश भारत सरकार के हैं उस तरह से उसी तरीके से परमिशंस दी जा रही हैं। लेकिन छोटी छोटी बातों को लेकर जैसा मैंने कहा कि जिसके यहाँ कोई खुशी या कोई गम का ऐसा कार्यक्रम चल रहा है उसमें अननेसेसरी इंस्पेक्टर राज चलाना या उनको हरासमेंट करने से बचने के लिए ये दिया गया है कि सुपरवाइजरी लेवल पे सीनियर लेवल पे लोग इन चीज़ों को देखें, खुद विजिट करें और ये सुनिश्चित कराएं कि कोविड गाइडलाइन के नाम पर किसी का हरासमेंट भी ना हो, साथ साथ जो भी निर्देश हैं उसका अनुपालन भी किया जा सके। और कोरोना को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह अलर्ट है। प्रदेश में लगातार टेस्टिंग की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है और सैंपल की जांच में कोई कमी नहीं छोड़ी जा रही, जिस वजह से यूपी में कोरोना पर लगातार काबू पाया जा रहा है। इसे लेके यूपी के अपर मुख्य सचिव स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद और नवनीत सहगल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया के जरिए कोविड-19 से संबंधित जो व्यवस्थाएं हैं उनके बारे में भ्रामक खबरें फैला रहे हैं। सरकार की तरफ से कई बार स्पष्ट किया गया है, आज जैसे हमारे साथी ने बताया, हम लोग आपको प्रतिदिन आधिकारिक जानकारी देते हैं, तो कृपया किसी भी सोशल मीडिया के किसी पोस्ट पर आप यकीन करने से पहले उसको एक बार चेक जरूर कर लें, क्योंकि
कभी लॉकडाउन है, कभी कुछ है, ये सब के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैल रही हैं। आपको अवगत कराना है कि शादियों के समारोह में बैंड बाजा और डीजे बनाने पर कोई रोक नहीं लगाई गई है। जो सरकार ने बारातों के लिए और जो समारोहों के लिए सीमा तय की है, बैंड बाजा डीजे उसके अतिरिक्त हैं, और इसके लिए ये भी स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं जिम्मेदार हैं, आपको कोविड के प्रोटोकॉल फॉलो करने हैं, महज सूचना देनी है। आपको सिर्फ एक सूचना देनी है कि आप कोविड के प्रोटोकॉल का पालन कर रहे हैं और ये फंक्शन आप कर रहे हैं। इसके अलावा किसी प्रकार की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। प्रदेश में हॉटस्पॉट में कुछ कमी आई है। कंटेनमेंट जोन जो है वो लगभग वैसे ही हैं। प्रदेश में आर्थिक गतिविधियां तेज हों, इसके लिए प्रदेश सरकार प्रयास कर रही है। बैंकों के माध्यम से ऋण वितरण इकाइयों को कराया जा रहा है। जो पूर्व से विद्यमान इकाइयां हैं, लगभग 4,37,000 को बैंकों से 10,854 करोड़ रुपए के ऋण वितरण कराए गए हैं। इसी प्रकार प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना पर जोर दिया जा रहा है तथा उन्हें बैंकों के माध्यम से वित्त पोषण कराया जा रहा है। हमारी जो प्रगति है, दिन लगातार उनको बैंकों से समीक्षा की जा रही है। कल की प्रगति के हिसाब से प्रदेश में 6,46,000 नई एमएसएमई इकाइयों को 19,550 करोड़ रुपए के ऋण वितरण हुए हैं। इनके माध्यम से, केवल एमएसएमई के माध्यम से ही लगभग 25 लाख रोजगार के नए अवसर प्रदेश में युवाओं के लिए सृजित किए गए हैं। इस समय प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 25,422 है। इन 25,422 केसेस में से 12,443 होम आइसोलेशन में हैं और 2,195 निजी चिकित्सालयों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन केसेस, संक्रमित व्यक्ति इस समय जो राजकीय व्यवस्था L1, L2, L3 की है उसमें निःशुल्क इलाज करवा रहे हैं। आप जानते हैं कि प्रदेश में जांच की व्यवस्था और इलाज की व्यवस्था निःशुल्क रखी गई है और इलाज की व्यवस्था के लिए 1.5 लाख से अधिक बेड्स की व्यवस्था भी की गई है। चाहे किसी संक्रमित व्यक्ति के इलाज के लिए कितनी भी महंगी दवाएं उपलब्ध करानी पड़े, वो सभी निःशुल्क उपलब्ध कराई जाती हैं। अब तक संक्रमण के पश्चात जो लोग पूर्णतः स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, उनकी संख्या अब बढ़कर के 5,02,353 हो गई है। संक्रमित व्यक्तियों में से प्रारंभ से अब तक 7,674 लोगों की मृत्यु हुई है। 24 घंटों में कल प्रदेश में 1,65,551 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक प्रदेश में 1,86,36,313 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। कल भी प्रयोगशालाओं को RT-PCR की जांच के लिए लगभग 70,000 सैंपल जनपदों के द्वारा प्रेषित किए गए। ई-संजीवनी पोर्टल पर कल घर बैठे 2,981 लोगों ने डॉक्टरों की राय प्राप्त की।
और जब आप ई संजीवनी पोर्टल का इस्तेमाल करते हैं तो आप डॉक्टरों से वीडियो कॉलिंग के माध्यम से आप उनसे बातचीत करते हैं और आपकी समस्या को समझने के बाद वे आपको प्रेस्क्रिप्शन भी दे देते हैं, उसी पर आपको दवाइयों की सूची भी आपको वो उपलब्ध करवा देते हैं। तो संक्रमण के काल में ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग बहुत ही अच्छा है, लाभकारी है, और विशेष करके ऐसे लोग जिनमें संक्रमण होने पर जटिलताएं आने की संभावना रहती है, उन्हें अपने घर बैठे ही डॉक्टरों से ई संजीवनी पोर्टल का उपयोग करके सलाह प्राप्त करनी चाहिए। और ये करना बहुत आसान है। अगर आपके पास स्मार्टफोन है या इंटरनेट का कनेक्शन है तो आप उस पोर्टल पर जाइए, ई संजीवनी पोर्टल पर जाइए, उसे गूगल करिए ई संजीवनी और आप ई संजीवनी पोर्टल पर जाइए। वहाँ जब आप जाएंगे तो आपको अपना फ़ोन नंबर देना होगा और फ़ोन नंबर जब आप डालेंगे तो आपको एक OTP नंबर आ जाएगा। जैसे आप कोई सामान इत्यादि खरीदते हैं OTP नंबर आता है, वैसा ही एक OTP नंबर आएगा। जब आप OTP नंबर डालेंगे तो आप पाएंगे कि उसको डालते ही फिर आपको एक टोकन मिल जाएगा, फिर आपकी डॉक्टरों से बातचीत हो पाएगी और आप अपना विचार विमर्श करके डॉक्टरों से परामर्श लेकर के घर बैठे आप अपना इलाज करवा सकेंगे। और विधान परिषद सदस्यता के उम्मीदवार कांति सिंह पत्नी SP सिंह ने स्नातक चुनाव को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि उन्होंने इच्छा जगत की समस्याओं को लेकर तन मन धन से मेहनत की है। साथ ही बताया कि पहले बैठने वाले बच्चों को आज बेंच मुहैया करा दिया गया है, यानी जो पहले नीचे बैठते थे उन्हें बेंच मुहैया कराए गए। स्नातक चुनाव के लिए प्रत्याशी इस समय कांति सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि पिछले कई चुनाव को जीत चुकी हैं, मौजूदा समय है। मैम, आपको प्रत्याशी हैं और पिछला कई चुनाव आप जीत भी चुकी हैं, निर्दलीय प्रत्याशी रह करके भी आपने सफलता हासिल की है। कौन से मुद्दे को लेकर के इस बार आप लोगों के बीच में जाएंगी, युवाओं के बीच में जाएंगी और उनको करने का आप उनसे फिर से वादा करेंगे? बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और शिक्षित बेरोजगारों को उचित मानदेय दिलाना, ये मेरा मुद्दा रहेगा। जो हमारे पढ़े लिखे युवा हैं उनके लिए मैं बराबर निरंतर करियर काउंसलिंग करा रही हूँ और सपने और रोजगार की राहें एक बुक डॉक्टर SP सिंह जी के द्वारा लिखी गई है, मैं कंटिन्यू उनको दे रही हूँ। और उसके जितने स्कूलों में पहुँची हूँ, हर स्कूल में 7 जनपदों में वो किताब पहुँच चुकी है। और जो हमारे शिक्षा मित्र हैं, अनुदेशक हैं, उनके लिए काम करूंगी और काम किया है कि उनको समान कार्य समान वेतन दिया जाए। मैम, आखिरी सवाल कि शासन, आपको क्या लगता है कि इस बार आपका जो कंपटीशन है वो किस प्रत्याशी से है? इस मुद्दे को लेकर के मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं कहूंगी, क्योंकि मैंने काम किया है 20 सालों से। आदरणीय SP सिंह जी भी रहे, तब भी हम जमीन पर रहे, ये भी रहे, काम किया ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ। और मेरा ये मानना है, जब मैं जमीन पर गांव-गांव घर-घर तक जा करके मैंने काम किए हैं, सड़कें बनवाई हैं, लाइटें लगवाई हैं, हैंडपंप लगवाए हैं और उनके कार्यों का निस्तारण कराया हो, जिस तरीके का भी आया हो मेरे पास, खुद मैंने चिट्ठियां लिख करके डायरेक्ट अधिकारी को फोन किया, तो मुझे पूरा भरोसा है हमारे स्नातक लोग हमसे खुश हैं और वो मुझे वोट करेंगे। मैं और किसी दल के बारे में मैं बात करना नहीं चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। निश्चित तौर पर कांति सिंह का साफ तौर पर कहना है कि हम अपने विकास कार्यों के मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे और हमें जनता पर भरोसा है कि जनता हमें वोट करेगी। और जैसे मैं पिछली बार लगातार चुनाव जीत करके यहाँ पर पहुंची हूँ, इस बार भी हम चुनाव में जीत हासिल करेंगे। कैमरामैन सौरभ के साथ प्रवीण कुमार पांडे, प्राइम न्यूज, लखनऊ। यूपी में आम आदमी पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वैभव महेश्वरी ने लखनऊ के गोमती नगर ऑफिस में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों को लेकर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाए, साथ ही महिला सुरक्षा के मुद्दे को लेकर यूपी सरकार को घेरा। वहीं वैभव महेश्वरी ने जेल भेजे गए आम आदमी पार्टी के 5 कार्यकर्ताओं के साथ उत्पीड़न का आरोप भी लगाया। संविधान दिवस है आज, वो संविधान जो हमें अधिकार देता है समानता से जीने का, और वो संविधान जो अधिकार देता है और सरकार को निर्देशित करता है कि वो ये ध्यान रखे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन में
अगर विधाता के विधान ने कम दिया है तो संविधान उसको पूरा करे। यानी अगर ऊपर वाले ने कम दिया है तो यह सरकार की जिम्मेदारी है कि संविधान का पालन करते हुए वो हर व्यक्ति को बराबरी का अधिकार देना सुनिश्चित करे। और संविधान का घोर उल्लंघन आजादी के बाद आई विभिन्न सरकारें करती आई, इसलिए यह आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकलकर पॉलिटिकल विकल्प के रूप में आपके सामने आई। और इसका जो अंजाम है, बहुत लंबी यात्रा रही है, आप सबके सामने रही है। उसकी चर्चा किए बिना मैं आपको इसका सिर्फ रिजल्ट बताना चाहूंगा कि ये जो बराबरी के अधिकार की हम बात करते हैं, इसका सबूत यह है कि इस साल दिल्ली में एक दर्जी का काम करने वाले व्यक्ति के बेटे विजय कुमार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बेटा पुलकित केजरीवाल 12वीं कक्षा के बाद में IIT का एग्जाम देते हैं। विजय कुमार को दिल्ली सरकार 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद देती है, जिसके बाद उन्होंने कोचिंग करी और कोचिंग करके IIT जैसे संस्थान की प्रवेश परीक्षा को पास किया। और मुख्यमंत्री का बेटा और दर्जी का बेटा आज पूरी क्षमता के साथ में एक क्लास में बैठकर पढ़ाई करेंगे। और बिजनौर में एक महिला ने अपने ससुराल पक्ष पर अत्याचार का आरोप लगाया। पीड़ित का कहना है कि उसके ससुराल वाले आए दिन उसके साथ मारपीट करते हैं। ससुराल पक्ष की मारपीट की वजह से महिला दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर है। पीड़ित के मुताबिक उसके ससुराल वाले महिला को घर से निकालने की कोशिश में हैं। वहीं पीड़ित महिला ने सीएम योगी और प्रशासनिक अधिकारियों से उसकी मदद करने की गुहार लगाई। अच्छा, कौन करते हैं मारधाड़? सब करते हैं, ससुर करते हैं, नंद करती है, जिठानी करती है। कितना समय हो गया? करते हैं। कितना समय हो गया ना मारपीट करते हुए? 10 साल हो गए। अच्छा, आपने कोई सूचना दी पुलिस को? जी, सूचना दी। अच्छा, एप्लीकेशन दी मैंने। कहाँ दी? साहब के पास भी गई हुई है जी, सीओ साहब के पास भी गई हुई है जी, महिला थाने भी गई हुई है, तो क्या थाने भी गई हुई है, तो क्या कोई सुनवाई नहीं हुई आपकी? जी सर, कुछ सुनवाई नहीं हो रही। मैं काम पे से जाता हूँ, मजदूर आदमी हूँ मैं जी। ऐसा मारपीट करते हैं ये। कौन करते हैं? घर वाले, अब्बू हैं, भैया है मेरा बड़ा वाला। किस बात पे मारपीट करते हैं? घर से निकलने की धमकी दे रहा है, उल्टी सीधे बदतमीजी करते हैं बड़े भी हमारे सब बहू के साथ हमारी। तो अब आप क्या चाहते हो? हम चाहते हैं हमारी सुनवाई हो, सुनवाई नहीं हो रही बिल्कुल भी। और लखनऊ प्रशासन एक बार फिर ड्रैगन मॉल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। डीएम अभिषेक प्रकाश ने ड्रैगन मॉल के खिलाफ फिर से कार्रवाई करने की तैयारी की है। लखनऊ के कैसरबाग इलाके में अवैध रूप से बने इस मॉल के खिलाफ पहले भी कार्रवाई की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट से स्टे लगने के बाद कार्रवाई को रोकना पड़ा। वहीं कोर्ट की तरफ से मॉल मालिक को रिलीफ न मिलने के बाद एक बार फिर प्रशासन मॉल के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। और आजम खान को इलाहाबाद हाई कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे आजम खान के साथ ही उनकी विधायक पत्नी तंजीम फातिमा और बेटे अब्दुल्ला आजम की जमानत अर्जी इलाहाबाद हाई कोर्ट ने खारिज कर दी है। जस्टिस सुनीत कुमार की सिंगल बेंच ने इस मामले में आज सुनवाई की। आजम खान रामपुर में सरकारी जमीन पर कब्जा करने के साथ वक्फ की संपत्ति जौहर यूनिवर्सिटी में शामिल करने और बेटे का फर्जी आयु प्रमाण पत्र बनवाने के मामले में जेल में बंद है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपशब्द कहने की एक वीडियो वायरल होने के बाद अब वीडियो में नजर आ रहे शख्स के खिलाफ कार्रवाई की मांग उठ रही है। ये मांग मऊ जिले के अखिल भारतीय तेली महासभा के लोगों ने उठाई है। वहीं वीडियो में नजर आ रहे आरोपी का नाम उदय शुक्ला है। इस मामले में पुलिस में रिपोर्ट देने वाले पक्ष का कहना है कि आरोपी उदय शुक्ल के खिलाफ पुलिस को सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। उदय शुक्ला जो है हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, वो तेली तमोली जाति सूतक शब्दों से उनको नवाजा जा रहा है। मैं उदय शुक्ला को मैं एक चीज बता देता हूं कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे कि देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास में नारा रखते हैं। और देश में जब पहली बार सरकार बनी माननीय गांधी परिवार को,
तो गांधी सरनेम इंदिरा गांधी के समय मिला था। वो भी गांधी एक तेली थे, महात्मा गांधी। उन्होंने कभी सत्ता का लालच नहीं किया। नेहरू जी को प्रधानमंत्री गद्दी संभाला। और जो बोल रहे हैं उनको ये भी मालूम थे कि राजस्थान में जब महाराणा प्रताप जब घास की रोटी खा रहे थे, उस समय भी हमारे तेली समाज ने भामाशाह बना दानी और वहां जो है पूरे जो है वहां के जो कब्जा किए थे देश के आक्रमणकारी, उनसे मुक्ति दिलवाया। और गाजियाबाद की लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर एक बार फिर सुर्खियों में है। विधायक ने इस बार लोनी के एसडीएम को खत लिखकर नाराजगी जाहिर की है। विधायक ने यह नाराजगी अवैध दुकान, होटल और अवैध तरीके से कब्जा करके बनाए गए घरों के खिलाफ कार्रवाई न करने को लेकर जताई। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।